नमस्कार, बुंदेली दर्पण के साक्षात्कार में एक बार फिर हम आपके साथ रूबरू हैं और हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर के रहने वाले राजेंद्र शर्मा जी। असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित हुए हैं और इसके बाद वो पहली बार लवकुश नगर आए हैं। उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके के उनका ये अब तक का सफ़र रहा, किस तरीके की इस सफ़र में यहाँ तक मुकाम पाने में क्या परेशानियाँ करनी पड़ी और आगामी लक्ष्य क्या है उनका। स्वागत है सर बुंदेली दर्पण में आपका। सर्वप्रथम मेरा सभी परिवारजनों को एवं नगरवासियों को धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे यह सफलता प्राप्त हुई और इतना प्रेम और स्नेह इस सफलता पर प्राप्त हुआ। पहले तो एजुकेशन के बारे में अपना बताएं एक शॉर्ट में कि कैसे शुरुआत हुई और हायर एजुकेशन कहाँ पे हुई? अच्छा, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं लवकुश नगर से ही अर्जित की है। इनमें हमारे कुछ संस्थानों का योगदान रहा है, जैसे कि आदर्श विद्या निकेतन, जिनमें हमारे मखने का आचार्य जी का योगदान है। फिर हमारी हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा अर्जित की है और जो हमारी उच्च शिक्षा रही है वो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अर्जित की है। इसकी आगामी शिक्षा मैंने और इंदौर नगर से रहते हुए प्राप्त की। जब जिस तरीके से आपने बताया कि हायर सेकेंडरी से आपने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की, हम धारणा ये रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, छात्र आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि यह एक हमारी पूर्व अवधारणा है और हालांकि ऐसा नहीं है। वर्तमान में मैं एक प्राथमिक शिक्षक भी हूँ, तो मैंने भी वो प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें देखी हैं कि संस्थान में सरकार की ओर से भरपूर सेवाएं दी जा रही हैं और यदि उनका सही प्रयोग किया जा रहा है तो देखो आप वर्तमान में बच्चे बहुत आगे सरकारी संस्थानों के ही निकल रहे हैं। और यदि उच्च शिक्षा में देखा जाए तो हमारे जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उससे कई गुना जो है वो गवर्नमेंट संस्थान आगे हैं। जितने भी आईआईटीएन हो या कितने भी संस्थान हो, उनमें उच्च शिक्षा में गवर्नमेंट संस्थानों का ही योगदान है। तो ये एक हमारी पूर्वधारणा है, हम ऐसा नहीं मान सकते। राजेंद्र ने कब ये निर्णय लिया था कि चलिए हमें एक लक्ष्य जो निर्धारित किया था कि हमें कॉम्पिटिशन फेस करना है या इस तरीके से आगे बढ़ना है? हाँ। इसके लिए मेरे बहुत से जो साथी हैं और मेरे परिवारजनों का, मेरे भाई-बहनों का और मेरी मौसी माँ, इन सब का योगदान है, जिन्होंने मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरे लक्ष्य को निर्धारित करने में योगदान दिया और मेरा लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि अब तुम्हें इस दिशा में ही आगे बढ़ना है। तो मैंने बस उसी समय से ये ठान लिया था और निरंतरता अपनी बनाए रखा और कुछ कठिनाइयों के साथ आज वर्तमान में आपके समक्ष उपस्थित हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, पूरा ज़रा बताएँ इस जर्नी के जी। बारे में। मैंने हालाँकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सिविल के एग्ज़ाम होते हैं, वो निरंतर 2019 से मैं दे रहा हूँ और जो सहायक प्राध्यापक का पेपर होता है, वो मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और माता रानी के आशीर्वाद से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सफलता प्राप्त हो गई। अच्छा, कई बार ये होता है कि जब गाँव से या छोटे कस्बों से निकल के कोई युवा छात्र बाहर जाता है तो कई मुश्किलें आती हैं, कई ऐसे दौर आ जाते हैं जब वो लड़खड़ा जाता है या कई बार कई छात्र वापस लौट आते हैं, भटक जाते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा? ये बात भी कहीं न कहीं सही है कि जहाँ हम मध्यम वर्गीय लोग या गाँव से स्तर से उठते हैं, तो कई कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें निरंतरता बनाए रखनी है और कठिनाइयों में हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। हाँ, एक बात कह सकता हूँ कि इस कठिनाई के समय जो हमारा परिवार होता है, हमारे मित्रगण होते हैं, हमारे साथी होते हैं, इनका रोल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ख़ासकर परिवारजनों का। ये परिवारजन हमें उस सुख-दुःख में साथ देते हैं और हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम उच्च शिक्षा के दौरान इंदौर शहर या किसी भी बड़े शहर में पढ़ने जाते हैं, तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो परिवार से थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको हमें नहीं तोड़ना है, क्योंकि मैंने भी ये अपनी शिक्षा के दौरान देखा कि जो बच्चे अपने परिवारजन से दूर हो गए या उनका किसी भी रूप में संबंध जो है वीक हो गया परिवार से, तो उन्हें परेशानियाँ ज़्यादा झेलनी पड़ी, नकारात्मकता भी उनके पास आई। तो हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों को नहीं भूलना है और गाँव के स्तर से तो ठीक है, बाकी धैर्य और साहस से जब हम निरंतर लड़ाई लड़ते हैं, तो अंतिम सफलता हमें ज़रूर मिलती है। आपके साथ परिवार का साथ रहा, अच्छे दोस्त रहे, शिक्षा भी आपकी शुरू से आप मेधावी छात्र रहे। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, उन्हें डायरेक्शन देने वाला नहीं। किस तरीके तैयारी करना चाहिए? इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो लक्ष्य है, एक निश्चित समय में जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन होता है, उसी समय निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके लिए अब चूँकि वर्तमान में काउंसलिंग भी होने लगी है
और हमारे आसपास के जो भी ऐसे गुरुजन हैं या सहयोगी हैं या जो आगे निकलने वाले हमारे आपके जैसे विद्यार्थी हैं, इनसे हम सहयोग ले सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो इसके आधार पर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो फिर हमें कठिनाई नहीं जाना चाहिए और हम अपने लक्ष्य को एक बार साध लेते हैं, तो फिर धीरे 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 अंतिम सफलता हमें मिल जाती है। कितने घंटे तैयारी करते थे आप? भाई साहब, मेरा इस संबंध में मानना है कि हमें जो अध्ययन करना चाहिए वो घंटे के आधार पे नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो अध्ययन रहा है वो घंटों के आधार पे ना रह के टॉपिक पे रहा है। जैसे कि मैंने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि मुझे आज इतने-इतने सब्जेक्ट के इतने टॉपिक क्लियर करने हैं। तो जब तक मेरे वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते थे, तब तक मैं नहीं उठता था। तो मैं अपने आने वाले आगे के भी विद्यार्थियों से यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप घंटे से पढ़ाई मत करें। हाँ, आमतौर पे बच्चों में ये रहता कि मैंने इतने घंटे नहीं, तैयारी की, इतने घंटे में घंटे पढ़ता का था। इसमें रोल नहीं है। किसी भी पढ़ाई में हो, हमें घंटे नहीं गिनना है कि हमने 5 घंटे पढ़े कि 15 घंटे पढ़े। हमारी क्वांटिटी पे ध्यान ना हो के हमारी क्वालिटी पे ध्यान होनी चाहिए। और हमारी क्वालिटी ये है कि अगर आपका टॉपिक 2 घंटे में भी निपट गया है, तो आप आसानी से उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टॉपिक जो है 12 घंटे भी ले रहा है, तो आप उसको निरंतर दीजिए। जिस तरीके का समय चल रहा है, टीनेजर से लेकर जो हायर एजुकेशन में जो छात्र-छात्राएँ जा रहे हैं, वो मोबाइल का मिसयूज़, सोशल मीडिया का मिसयूज़ इतना हो गया है कि उनके करियर में भी बहुत बड़ी एक वो बाधा बन रहा है। कहीं न कहीं इस तरीके की नशा कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे? निश्चित ही भाई साहब, सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। ये हमें देखना पड़ता है कि हमें उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। और यदि मैं अपने आधार पे कहूँ तो मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत ही सहयोगी रही है। जैसे कि आज के समय यदि आप देखें कि एक रील्स का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो रील्स देखें तो उसका एक नकारात्मक पहलू हमारे मार्केट में सबके सामने आता है। लेकिन मेरे लिए रील्स इस आधार पे सहयोगी रही है कि जैसे मुझे कोई टॉपिक समझना है, तो मैंने उस रील्स में सर्च किया और मुझे 30 सेकंड में वो टॉपिक समझा दिया गया। तो ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हमें उसे हम किस क्या प्रकार सर्च कर रहे हम हैं? क्या सर्च कर रहे हैं, हमें किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है। बिल्कुल। तो मैं अपने आगे आने वाले सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें मोबाइल का प्रयोग करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मोबाइल हमारे लिए घातक है, बस हमें उसका सही दिशा में प्रयोग करना है। हमें सही दिशा में यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। जैसे कि आज वर्तमान में छोटी-सी बात बताऊँ कि व्हाट्सएप में एक जनसंपर्क है हमारे मध्य प्रदेश का, बिल्कुल। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। वर्तमान में जो भी हमारे प्रदेश की जितनी भी घटनाएँ हैं वो और ऑथेंटिक ऑफिशियली वो उसमें आसानी से आ जाती हैं। आपको कल न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें सब घटनाएँ उसमें आसानी से आ जाएगी और आपका व्हाट्सएप भी चलना हो जाएगा। तो ये हमें ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को हमें सहयोगी बनाना है, ना कि वो उससे अपने लिए बाधक होनी चाहिए। राजेंद्र आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी। भविष्य का लक्ष्य क्या है? क्या सोच रखा है आगे और ये जर्नी आगे ले जाने का? इसके लिए प्रथमतः मेरा एक लक्ष्य तो देखो भाई साहब आईएएस ही रहा है और मैं उसी ओर अपना अग्रसर हूँ। लेकिन चूँकि मेरे ये उपलब्धि मिली है, मैं अपनी इस सेवा में भी योगदान दूँगा और निरंतरता अपना प्रयासरत रहूँगा। तैयारी का दौर जारी रहेगा आगे हाँ, भी। तैयारी का दौर इस प्रकार से मुझे एक जो पर्सनली एक पढ़ते समय ये समझ में आया कि शिक्षा हमेशा जीवन भर अधूरी रहती है, जो हमारी गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है और हमें ये जीवन में कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है हमारा सापेक्ष होता है। हमें उस ज्ञान की सापेक्षता के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, लक्ष्य आईएएस का है। हमारी भी शुभकामनाएँ इनके साथ है। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए मुझे और गोविंद सिंह को इजाज़त। नमस्कार।